Let me clear the screen also. सर इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन कब ओपन होती है? Hmm. कौन से मंथ में? So exam is in September, so September ना, हाँ अगस्त के कुछ टाइम तक रहेगी ओपन ये, हाँ तो 1 मंथ, क्लोज टू 1 मंथ, मतलब 10th of August तक अगस्त में ओपन ही रहेगी। ओपन होएगी? नहीं नहीं, अच्छा। ओपन तो पहले हो जाएगी, हाँ। आई थिंक यू कैन ओके। इवन रजिस्टर एंड नाउ आल्सो, एग्जाम डेट मोस्ट कब है लाइकली। इसका? एग्जाम डेट वुड बी सितंबर के थोड़ा एंड में, मतलब 25th के आसपास होगा। लेट मी चेक, एक सेकेंड, इफ यू आर आस्किंग लेट मी चेक एसआरएम की एग्जाम डेट्स। आई एम स्टिल नॉट यूज टू दिस वेबसाइट, अभी भी इतना फेमिलियर नहीं हुई मैं कि कहाँ से देखते हैं। 23rd जून को उसकी रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगी। 23rd जून, यस। एंड लास्ट डेट अभी मेरे को नहीं दिख रहा। लास्ट डेट भी समवेयर अराउंड, मतलब वही रहता है, मैंने जो बोला आपको, अगस्त के 10th के अराउंड लास्ट डेट रहेगी। तो you'll have close to 1.5 months to think about registering or not, जो भी। Okay, so what is this? अच्छा, why am I opening this? We have, मैंने चौथी क्लास ली थी ना, जिसमें मैंने ये सब समझाया ये था। सब आप नहीं अटेंड किए प्रिडिक्टर थे ना वो। प्रिडिक्टर वेरिएबल वाला जिसमें आपने बताया था, प्रिडिक्शन इंटरवल, हाँ। You were not there, no, in that class? या हाँ, राइट। ये मैंने शेयर नहीं किया। बट लेट्स कंटिन्यू। So this is now chapter 2. द नेम इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। कैसा लग रहा था आपको? डिफिकल्ट लग रहा था क्या समझने में चीजें, या ठीक थी? ठीक थी सर। बट जैसे मैंने ना थोड़ा सा मटेरियल मुझे इसका कम वो लगता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह, मतलब डिटेल में। जैसे मैंने CS1 जब पढ़ा था, IFA के हम्म। मटेरियल में बहुत डिटेल्ड है कि हर चीज को एक्सप्लेन ज्यादा अच्छे से किया हुआ है। मतलब ऑल्दो आप तो करते हो, बट खुद के लिए एक रीडिंग जो मटेरियल होता है ना, वो इसमें चीज थोड़ा रीडिंग सा मुझे मटेरियल नहीं है, बहुत क्रिस्प है, मतलब अगर आप वैसे देखोगे क्रिस्प तो है, लेकिन जितना चाहिए उतना दिया हुआ है वैसे, उतना है। मतलब। हाँ, मतलब उससे ज्यादा ना, आप फिर कहानियां नहीं है इसमें बहुत ही। इस हम्म। मटेरियल को आप वैसे नहीं बोल सकते, ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल्स ही मैं इसको मानता हूँ। बहुत ही मस्त लगता है मेरे को, अच्छा। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस वाइज आप देखोगे बहुत डिटेल्स है, इतने सारे अलग अलग हाँ, टाइप के क्वेश्चंस है, तो वो सारे कवर वंस यू कर रखे सॉल्व हैं, द हाँ क्वेश्चंस राइट। आल्सो, तो फिर सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस टॉपिक पे। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब काफी सही है उस सेंस में। तो मे बी CS1 में उतना ज्यादा नहीं है। ओके। हम्म। आप देखोगे जैसे मल्टीपल इंटीग्रेशन भी आपने वहां पढ़ा होगा। सो लेट्स फर्स्ट चेक व्हाट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है कि व्हेन योर वाई वेरिएबल को आप सिर्फ एक पे नहीं, जैसे पिछले चैप्टर में वी सॉ दैट वी जस्ट हैव वन एक्स वेरिएबल, राइट? राइट। So instead of one x, if my yi is actually related on multiple x values, then we can have a multiple linear regression. Multiple here is referring to the fact that you can have multiple xi's, यानी you can have more than one predictor. ये जो predictor है वो ज्यादा हो सकता है। तो how will that model look like? That model will look like something
बीटा 1 x1 प्लस बीटा वाई आई हटा देते हैं जैसे, क्योंकि वो आई वाला चीज फिर जबरदस्ती लंबा हो जाता है। तो वाई इक्वल्स टू दिस प्लस बीटा 2 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस बीटा j xj प्लस देन यू हैव द e, ei भी नहीं, e सब एरर। This is your model which you call the multiple linear regression model because you have more than one predictors यहाँ पे, ठीक है, मतलब not beta j, I'm राइट sorry, all these। तो जब इस मॉडल को एस्टिमेट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल कितना इम्पैक्ट लेके आ रहा है, राइट। और वो इम्पैक्ट यहाँ पे मेरे को ये सारा बीटा का वैल्यूज बताएगा, ये पता है। राइट राइट हम्म। राइट यस और जब, अच्छा वैसे यहाँ पे इन्होंने ना जे नहीं किया इसका नोटेशन, आई विल फॉलो व्हाट दे हैव गिवन। ये तो हमारे ऊपर है, हम लोग पी नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स लेके चलते हैं, पी, ठीक है। देयर आर पी प्रेडिक्टर्स, जस्ट प्रेडिक्टर से वो पी लेटर आ रहे हैं यहाँ पे, पी नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें वही सेम चीज की, दिस इज स्टिल कॉल्ड द इंटरसेप्ट, है ना, ये नाम इंटरसेप्ट था। दीज बीटास दे आर कॉल्ड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, ओके। E is again the error term that you had. So far I think it's okay, right? सिर्फ मॉडल बता रहे हैं। यस अब इमेजिन करो कि ये ना किसी एक इंसान का ऐसा इक्वेशन बनेगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं आई लगा दूं तो हर एक जगह एक आई लगेगा, राइट। इसके साथ भी एक आई आएगा, 2 का आई, पी का आई, नहीं बीटा पी तो बीटा पी रहेगा, सॉरी, इधर पी के साथ एक्स पी आई। ये समझ में आता है क्या, क्या किया मैंने, आई लगा दिया बस एक। आई लगाने का मतलब है कि जब हम लोग टू वेरिएबल मॉडल की बात करते हैं तो हमारा डेटा कैसा दिखता है, एक वाई का पूरा एक सेट ऑफ वैल्यूज होता है, एक का पूरा सेट ऑफ वैल्यूज होता है, राइट। और आई का मतलब वो इंडिविजुअल 1 है कि 2 है कि 3 है, डॉट 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 अप टू n, वट एवर इज योर सैम्पल साइज। फॉर ईच ऑफ देम यू विल हैव अ वैल्यू ऑफ वाई करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स। सिमिलरली वाई एक्स हर एक इंडिविजुअल के लिए रहेगा, राइट। वो होता है हमारा राइट सिंगल वेरिएबल वाला रिग्रेशन पे। अब अगर मल्टीपल है तो बस ये हो जाएगा कि पहला x1 के लिए अलग अलग, फिर x2 के लिए अलग अलग, x3 के लिए अलग अलग, x4 के लिए अलग, ऐसे करके डॉट 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 xp के लिए अलग अलग वैल्यूज, राइट। मतलब यहाँ पे सब एक एक हर एक इंडिविजुअल के लिए मेरे पास सारा डिटेल है। मतलब इफ आई लुक एट एनी वन इंडिविजुअल आई हैव ऑल दीज डिटेल्स, आई विल नो व्हाट इज द y का वैल्यू फॉर दैट इंडिविजुअल, आई विल आल्सो नो व्हाट इज द x1 x2 x3 एंड सो ऑन, दीज वैल्यूज ऑफ दैट इंडिविजुअल। दैट इज द आइडिया। तो इसलिए अगर ओके आप अब आप इसको देखो, ये समझ में आएगा कि वाई आई मतलब किसी एक इंडिविजुअल का वाई का वैल्यू मेरे को पता है, फिर आई नो द एक्स वन आई मतलब एक्स वन वाला वेरिएबल का पहला इंसान का क्या वैल्यू है, क्योंकि एक्स वन आई का मतलब है कि वो अलग अलग आई के लिए वो अलग अलग वैल्यूज होंगे यहाँ पे, राइट। राइट फर्स्ट वाली ठीक है वेरिएबल के लिए, फर्स्ट वाली वेरिएबल का ith इंसान के लिए क्या वैल्यू है, दैट्स द नोटेशन यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स वन आई वगैरह आप समझ जाना, यही है। तो डेटा स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखता है कि y का एक अपना कॉलम रहेगा और बाकी x के कॉलम्स रहते हैं, ठीक है। और इंटरसेप्ट के लिए एक और कॉलम हम लोग ऐड करते हैं। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है क्योंकि डेटा ऐसा है, तो हम लोग ऐसे अब इसको इजीली एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमारा काम क्या है अभी, हमें इसका वैल्यूज एस्टिमेट करना, राइट। इन बीटा, ये सारे बीटा को हमें एस्टिमेट करना है यूजिंग द सैंपल, यस और नो। राइट यस तो इस चीज के लिए हम लोग को अब मैट्रिक्स वाले फॉर्मेट में घुसना पड़ेगा। मैट्रिक्स वाले फॉर्मेट में हेल्प हो जाएगा क्योंकि ये इक्वेशन हम लोग काफी इजीली वहां पे लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, मतलब यू नो राइट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बहुत याद है क्या हाँ जी मैट्रिक्स, या ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर याद है ना, इस चीज को यूज करके हम अपने इस इक्वेशन को मैट्रिसेस में बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखो, एक हमारे पास y का पूरा वेक्टर होगा, y के अंदर क्या आएगा, ये वेक्टर है, यानी y1 से लेके y2 एंड सो ऑन फॉर एवरी इंडिविजुअल yn, ठीक है। फिर यू विल हैव अ x वाला मैट्रिक्स, यानी दिस इज कंटेनिंग ऑल द प्रेडिक्टर्स वाला वैल्यूज। इसमें सबसे पहले ना एक 1 का कॉलम होता है, फिर x1 x2 एंड सो ऑन ऐसे करके मेरे पास
p+1 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। लैग हो गया क्या? राइट। नहीं दिख रहा क्या अभी? नो क्या नो, दिख रहा है आपको? नहीं सही है, वही दिख रहा है जो वेक्टर वाला है, एक्स का जो बना रहे हो। एक्स के आगे नहीं दिख रहा, आई थिंक। अच्छा अब दिखा ना, अब आया ना, अभी अभी आया ना एक्सपी जो मैंने लिखा है। नहीं मतलब मेरे पहले लिए आ तो गया था। टाइम पे था। हाँ हाँ राइट। ओके ओके, ठीक है। तो वन वाली जो पूरी कॉलम होगी ना, इसमें सिर्फ वंस रहते हैं। मैं इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा क्या इसका जरूरी है। फिर x1 वाले में क्या आएगा? x1 फॉर द, आई नहीं इसको फिर, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो गया। मतलब x1 फॉर द फर्स्ट इंडिविजुअल, x2 फॉर द फर्स्ट इंडिविजुअल एंड सो ऑन अप टू xp फॉर द फर्स्ट इंडिविजुअल, यानी xp1 का वैल्यू। फिर इधर हो जाएगा x1 फॉर द सेकंड इंडिविजुअल, सो इट्स x12। फिर इधर हो जाएगा x22। फिर इधर हो जाएगा xp2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन सो ऑन। यहाँ पे क्या होगा? x1 फॉर द nth इंडिविजुअल, x2 फॉर द nth इंडिविजुअल एंड सो ऑन, xp फॉर द nth इंडिविजुअल। दिस इज हाउ द डेटा ओके। लुक्स लाइक। ठीक है। दीज आर जस्ट द कॉलम का हेडिंग्स, इसका कोई काम नहीं है। मेरा रोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये तो बस मैंने बताया कि कॉलम की ऊपर हेडिंग्स क्या है। ओके। अरे, क्या बोल रहे हो? एक सेकेंड पलक, आई एम। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे क्या पलक? सॉरी। नो नो सर, नथिंग सर, ये जो ये वन समझ वाला है आया ना इसका। स्ट्रक्चर? हाँ। हाँ, हाँ मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ, रुको, आपको ठीक है। समझ में आ जाएगा वैसे, या ये क्या काम है इसका। अच्छा, तो ये तो दो हमारा, एक तो वेक्टर है y का, एक x का मैट्रिक्स है, और एक बीटा का एक और वेक्टर होगा। ठीक है। बीटा क्या है? बीटा के अंदर वो सारे जो भी हमारे पैरामीटर्स है वो सारे आ जाएंगे। बीटा 1, बीटा नॉट से लेके सारा बीटा पी तक। राइट। अभी बीटा पी आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? मैंने लिखा है वो ऑलरेडी दिख रहा है। यस यस सर, दिख रहा है। ओके, कूल। तो दैट मीन्स मेरे लैपटॉप पे थोड़ा सा लैग चल रहा है, डजंट मैटर। ठीक है। ओके, तो अब मैं ये लिखूंगा कि y इक्वल्स x बीटा प्लस, अच्छा एक और लास्ट एक और वेक्टर होता है, e का वेक्टर होता है। e इज लाइक जस्ट e1 e2 हम्म। सो ऑन अप टू en। ठीक है। तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सारे वेक्टर्स है। y इक्वल्स टू x बीटा प्लस e, दैट्स हाउ यू राइट अ। राइट। वाई का, तो हाँ। इसका क्या मतलब है? लेकिन अब आप सोचो यहाँ पे क्या होगा, x तो मैट्रिक्स है, इसका जब आप मल्टीप्लीकेशन बीटा के साथ करोगे तो क्या बनेगा? तो योर कनेक्शन इज अनस्टेबल दिखा रहा है आपको। क्या मेरी वॉइस थोड़ी कट कट के आ रही है क्या? नो सर, आवाज तो आ रही है, वीडियो थोड़ा सा पॉज हो रहा है, बट आवाज एग्जैक्टली सही टाइम पे आ रही है, एंड स्क्रीन ऑल्सो। तो अभी तक तो अच्छा, ठीक है वीडियो मेरे लिए। वीडियो पॉज हो रहा है ना? ठीक है, वीडियो तो हाँ, चलेगा। वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ये दिख रहा है क्या आपको? x टाइम्स बीटा करने पे क्या आएगा बताना मेरे को। y इक्वल्स टू ये, क्योंकि y पूरा वेक्टर है। ठीक है। y इक्वल्स x बीटा प्लस e। टेल मी पहला रो क्या बनेगा फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो? फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस। ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? पी कॉलम, वो जो होता है ना 3 into 4 जो आप पूछ रहे हो उसका। हम्म। पी मतलब इंटू हाँ। नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम्स करते हैं ना। हाँ, तो नंबर ऑफ रोज क्या है यहाँ पे? पी एन एन पी, वेट, n है ना? n है। n एन n है, इज द सॉरी, नंबर हाँ ऑफ हाँ। रोज। हाँ। राइट, एंड पी इज और द कॉलम्स? पी। p नहीं होगा ना, p+1 होगा देखो, x1 से लेके हाँ, xp वन तक, भी है, और ठीक एक है। एक्स्ट्रा। p+1, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे बीटा का क्या होगा फिर? मतलब कॉलम एक ही है, नंबर मतलब। और नंबर ऑफ रोज? पी।
पी। P+1 हुई ये भी। करेक्ट, बीटा क्योंकि नॉट बीटा किया नॉट ना, भी है। इंटरसेप्ट हाँ किया। ठीक राइट। है। हम्म। और इसका तो n क्रॉस वन ही है ये। एनी। राइट। ये ठीक है, यानी कि अब जब हम x बीटा करेंगे तो x का क्या ऑर्डर देखा हमने, ये पॉसिबल है ना, n क्रॉस p+1 फिर p+1 क्रॉस वन। तो x बीटा हम्म। करने पे यानी n क्रॉस p+1 हो रहा है, ये x का हो गया। और फिर बीटा का क्या है, p+1 क्रॉस वन, है ना। हम्म। ये x का है, ये बीटा का है। फिर इधर क्या है, राइट। e का है n क्रॉस एन। वन, ये हम्म। e का है। इधर लेफ्ट साइड में क्या है, n क्रॉस वन, ये y का है। ये भी y का भी तो n क्रॉस वन ही है, एक राइट। कॉलम और n नंबर ऑफ। तो क्या ये मैच हो रहा है, मतलब क्योंकि इधर से क्या होगा, बीच वाला हट जाता है ना ये दोनों, इधर हाँ, का ये रूल होता है, मल्टीप्लाई। हाँ, n/1 हो जाएगा। प्लस ये तो पॉसिबल है n क्रॉस वन और n क्रॉस वन को ऐड करना भी पॉसिबल है, यानी अल्टीमेटली इन दोनों को ऐड करके भी n क्रॉस वन आएगा, जो कि लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। दैट्स करेक्ट राइट। यानी हम्म। हमारा मैट्रिक्स से जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उस हिसाब से सही है। अब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक्स और बीटा को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है। ये जो वन है ना, इसका काम ये है कि आप इधर ऐसे सोचो कि एक्स और बीटा एक साथ लिखा हुआ है, अगर एक्स और बीटा एक साथ लिखा होगा तो कैसा दिखेगा। मान लो एक बार वापस लिख देता हूँ, सपोज x11 x21 डॉट 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 x p का फर्स्ट वाले के लिए, फिर इधर नहीं लिखता हूँ, ये सब रहने दो, लास्ट वाला लिख देता हूँ एक्स एन, नहीं x1n सॉरी, x1 का nth इंडिविजुअल के लिए वैल्यू, x2 का nth इंडिविजुअल के लिए वैल्यू और xp का भी nth इंडिविजुअल के लिए वैल्यू। ये x हो गया और इसको मेरे को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। बीटा इज व्हाट, बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू डॉट 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 बीटा p। व्हाट डज दैट गिव मी, बताना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वन को बीटा नॉट के साथ होगा, हम्म। यानी ये हो गया फिर बीटा नॉट। x1। हम्म। फिर होगा बीटा वन x11, बीटा थ्री x31, प्लस लास्ट में होगा बीटा p टाइम्स एक्स पी का वन। x x p1। तो सही हो गया, ये तो ठीक है। यही तो चाहिए। और लेफ्ट साइड में इक्वेट किससे करेंगे, पहला आइटम से इक्वेट करेंगे राइट। y के अंदर जो सबसे पहला आइटम होगा विच इज y1, इसी से राइट। इक्वेट होगा वो। राइट। तो इधर y1 आया, और लास्ट में एक और जो e का जो टर्म था, e का जो पहला आइटम है विच इज e1, वो भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। यानी व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कंसोलिडेटेड ऑल दीज डिफरेंट इक्वेशंस, वरना तो मुझे ये अलग अलग इक्वेशन देखना पड़ता उसकी जगह। मतलब अब मैं y2 के लिए जब करूंगा तो वो क्या होगा कि सेकेंड रो को, ये वाली सेकेंड रो को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है राइट। दैट विल गिव राइट। मी द वैल्यू ऑफ y2 जो इधर आएगा, प्लस फिर e2 भी ऐड करना होगा। फिर वैसे ही x3 के लिए, सॉरी y3 के लिए ये रो, y4 के लिए, फिर yn के लिए लास्ट वाला रो। तो एवरी राइट। टाइम मेरा ये चीज चेंज नहीं हो रहा राइट, बीटा नॉट हमेशा बीटा नॉट ही रहना चाहिए। इसलिए पहला वैल्यू मैंने हमेशा वन लिया है, क्योंकि वन हमेशा जब भी मल्टीप्लाई हो तो वो सीधा मेरे को बीटा नॉट दे, कुछ और ना दे। ठीक है। दैट इज द लॉजिक कि वन क्यों है यहाँ पे। अगर कोई विदाउट इंटरसेप्ट मॉडल हुआ तो उसमें वन नहीं रहेगा। राइट। बीटा ठीक नॉट है। नहीं रहेगा। हाँ, अगर बीटा नॉट नहीं रहेगा तो दैट मीन्स योर एक्स वाले मैट्रिक्स में यू डोंट हैव द वंस। तो वंस का जो कॉलम है उसका काम यही है कि इट इज अ कॉलम दैट टेक्स केयर ऑफ द इंटरसेप्ट टर्म। इंटरसेप्ट टर्म के लिए ये वाला कॉलम है, ठीक है। अगर नहीं होगा इंटरसेप्ट टर्म किसी मॉडल में देन यू डोंट नीड दैट। तो फाइनली कीप दिस इन माइंड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि इसमें कौन सा मैट्रिक्स का क्या डिजाइन था, ये याद रखना, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स बीटा प्लस द एरर वाला वेक्टर। ओके। सो फार आई थिंक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस चैप्टर। अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो
ठीक है. Next thing here is the estimation. Okay, how do you estimate these parameters, right? Estimation of the parameters. यानी मेरे को ये बीटा जो है इसका पूरा हर एक बीटा का वैल्यू निकालना है, राइट? बीटा के अंदर सारे बीटाज है स्टोर्ड. इट्स लाइक अ वेक्टर जिसके अंदर बहुत सारे बीटाज है, उसका मेरे को वैल्यू निकालना है. इसके सबसे राइट पहले लेट्स रिवाइज कि हम लोग पहले कैसे किए थे. इफ यू रिमेम्बर द वे दैट वी डिड इट इज, अच्छा एक सेकेंड. हाँ बताना, आप बताना कैसे करते हैं हम लोग, पहले कैसे किए थे. हाउ डिड वी एस्टिमेट द पैरामीटर्स? सर, वी यूज टू डिफरेंशिएट दिस equation with respect to beta naught and beta 1, right? And then equate it to 0. Yes, we used, so basically differentiate and equate to zero was the process called minimization, right? We used to minimize the Minimization, sum yeah. of the errors, which is also called Yeah. the RSS. Matlab, our Hmm. goal was that we should, given that sample, we should try to minimize our errors ka square, Errors. Right. which in geometry it basically means that your linear regression wala line should be very close to the points, as close as possible to all the points, so that Right. errors कम रहे. वो उसका लॉजिक था. यहाँ पे what is the error in matrix form? This thing, this sum of the error square, इसको ना ऐसे लिख सकते हैं. in matrix form में ये ना ऐसा दिखेगा, y minus x beta prime times y minus x beta. What is this prime? Prime is the transpose, ठीक है? Transpose, right. I was about to ask you. वही मतलब है ना. This here is the transpose. क्या लिखा है? Transpose. ठीक है. तो इसका एक फ्लेवर दे देते हैं क्यों है ये ऐसा, क्योंकि y माइनस एक्स बीटा क्या है. इफ यू थिंक ऑफ हियर, y माइनस एक्स बीटा इज नथिंग बट द एरर वाला. राइट. एक हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, एक एरर वर्टिकल, प्राइम तो और एक एरर है, square. करेक्ट? राइट. तो एरर प्राइम मतलब ये ऐसा कुछ हो जाएगा, हाँ, मतलब एक क्योंकि ट्रांसपोज हॉरिजॉन्टल हो एक गया. वर्टिकल. राइट. यानी हॉरिजॉन्टल वाले का ऑर्डर क्या है, मतलब व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? इट विल बी वन रो n columns, and here Right. you have n rows, one column. When you हाँ. multiply these two things, ultimately you will get 1 cross 1, which is called a scalar itself, right? 1 cross 1 को हम लोग स्केलर बोलते हैं, मतलब जस्ट एक वैल्यू है. और ये Okay. दिखेगा कैसा, e1 e2 and then here you have en, here also e1 e2 and then you have en, and Right. इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसे होगा कि इसको A1 करा into इसके A2. साथ हाँ, A2 प्लस into A2. प्लस दिस, तो यानी दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर्स, राइट? राइट. तो मैट्रिक्स में इस तरीके से लिखते हैं इसको. अब पॉइंट ये कि इसके पीछे का डेरिवेशन आपको जानना नहीं है, तो अल्टीमेटली स्टेप यही रहेगा कि अभी भी हम लोग यही कर रहे हैं कि वी डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द बीटास. मतलब ये पूरा वेक्टर है ये. वी डिफरेंशिएट दिस y माइनस एक्स बीटा का प्राइम टाइम्स y माइनस एक्स बीटा. ये जो मल्टीप्लीकेशन है विच इज बेसिकली द सम ऑफ द एरर स्क्वायर्स, इसको आप डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू पूरा बीटा का वेक्टर. पूरा एक बार में पूरा बीटा के वेक्टर से आप इसको डिफरेंशिएट करते हो such that it gives me 0, right? That is the condition. यहाँ तक क्लियर है? Right. Yes, sir. And once you solve this, you don't need to know how to solve it, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. Your ultimate output will be that you get your beta hat का expression in terms of x and y, जो आपको चाहिए. जैसे पिछले वाला हमें बीटा 1 हैट
का पता था ना, वो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई वो क्या होता था? क्या था? एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई वाई माइनस माइनस वाई बार, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। राइट? तो वैसे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मेट्रिसेस ये ऐसा कुछ दिखता है, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स देन एक्स प्राइम टाइम्स द वाई का वेक्टर। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे सीधा बीटा का। बीटा यानी कि ये पूरा मेरे को वेक्टर एक बार में दे देगा वैल्यूज। मतलब आप राइट साइड वाला सॉल्व करोगे तो दिस बेसिकली विल कम लाइक अ, दिस विल कम लाइक अ वेक्टर। तो एक बार में सारा का सारा वैल्यूज आ जाएगा। मान लो आपके पास तीन ही है, बीटा नॉट है, बीटा वन, बीटा टू है, ठीक है? इसी को आप एस्टिमेट कर रहे हो। तो राइट साइड में जब आप ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे ना, तो तीन वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू, ऐसे नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे, विच विल बी योर एस्टिमेट्स। ये मल्टीप्लाई करना ओके। बस एक चीज है कि किसी मैट्रिक्स को अगर इतना कैलकुलेशंस आपको खुद से करना पड़े तो इट्स अ टीडियस टास्क, राइट? यू कैन इमेजिन, पहले आप उसको ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करो एक्स वाले वेक्टर को, फिर उसका इन्वर्स भी करो, और फिर राइट। वापस मल्टीप्लाई करो, तो इट्स अ लॉट ऑफ स्टेप्स। तो फॉर्मूला इज दिस एक्स ट्रांसपोज एक्स, उसका इनवर्स ले रहे हैं, फिर इंटू हम्म। एक्स ट्रांसपोज कर रहे हैं, फिर इंटू यस। वाई है वो। हाँ वाई ओके। है। ठीक वाई है। वाले वेक्टर, पूरा पूरा वाई का वेक्टर है ये। वेक्टर को जनरली स्मॉल स्मॉल में लिखते हैं, मतलब नोटेशन वही होता है, ठीक है? तो ये जो स्मॉल रिजल्ट लेटर्स में आएगा लिखा वो इस जाता फॉर्म में आएगा जैसे बता रहे हो आप नीचे, है। है ना? हम्म। इफ आई हैव टू इमेजिन। ओके। ठीक है। हाँ मतलब बीटा हैट क्योंकि एक पूरा वेक्टर था, राइट? राइट। हम लोग शुरू में जो देखे थे वैसा। और फिर इधर राइट साइड में यू कैन इमेजिन, सी, लेट्स सी, राइट साइड का ऑर्डर मैच होता है कि नहीं? बीटा का क्या था ऑर्डर? इफ यू रिमेंबर इट वाज पी प्लस वन क्रॉस वन, राइट? हम्म। तो राइट साइड में भी राइट। मेरे को वो आना चाहिए, राइट? मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी तो मेरे को हर एक का वैल्यू पता चलेगा। तो अब राइट साइड वाले का ऑर्डर चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक द ऑर्डर। आई राइट इट एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम वाई। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑल दीज थिंग्स? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एक्स प्राइम? एक्स का ऑर्डर क्या था? चलो एक्स के ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। एक्स का था एन क्रॉस पी प्लस वन, राइट? एक्स का। हम्म। और एक्स प्राइम का क्या हो जाएगा फिर? पी प्लस वन क्रॉस एन। ये सुनो, राइट। नहीं आया समझ? नहीं नहीं, इनवर्स करा है ना, ट्रांसपोज करा है। हाँ, ट्रांसपोज का क्या होता है? खाली उल्टा हो गया ना, उल्टा हो हाँ राइट। जाता है। हाँ। राइट। फिर ये बीच वाला गायब हो गया जब मल्टीप्लाई किया, तो फिर ऑर्डर क्या आया? पी प्लस वन पी क्रॉस। प्लस वन। इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स लोगे तो भी वो आपको सेमी मैट्रिक्स देता है। मतलब इसका जब आप इनवर्स ले लोगे तो दैट विल ऑल्सो बी अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, पी प्लस वन क्रॉस पी प्लस वन, है ना? एक सेकेंड सर ये एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स किया, ठीक है, इन दोनों का जो ब्रैकेट का आया वो हम्म। आया हमारा पी प्लस वन, राइट? कौन सा? ये क्या है? पी अच्छा। प्लस वन क्रॉस पी प्लस वन, ये तो एक हाँ स्क्वायर हाँ, पी मैट्रिक्स हो गया। प्लस। और राइट इसका इनवर्स राइट, भी इसका सेम ही ऑर्डर का रहेगा। ऑर्डर तो चेंज नहीं हम्म। होता ना, मतलब टू टू वाला राइट। मैट्रिक्स अगर आप बनाते हो सपोज, टू क्रॉस टू, उसका इनवर्स भी हम्म। सेम ही ऑर्डर का आता है। तो उसमें तो हाँ। ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। और फिर अब ठीक इधर है। आ जाते हैं, यहाँ का तो खत्म हो गया। एक्स प्राइम का अभी भी लिखा था, वो क्या होता है? पी प्लस वन क्रॉस एन, है ना? राइट। और वाई का क्या है? एन क्रॉस वन। ओके। तो इस तरफ एन और एन खत्म हुआ, तो इधर से क्या आया? पी प्लस वन। वन इंटू वन। और इधर क्या है? हम्म। पी प्लस वन इंटू पी प्लस वन। राइट। ये हटा, ये बीच वाला हट जाएगा, तो लास्ट में क्या बचा? पी प्लस वन इंटू वन। राइट। और हमें क्या चाहिए था? ये चाहिए था पी पी प्लस। प्लस वन इंटू। तो यानी ये जब करोगे तो ऑर्डर तो सेम ही आएगा, मैच हो गया ऑर्डर्स, ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएगा सीधा बीटा कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? तो यू हैव टू बी केयरफुल। एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आपको दे देगा। अगर नहीं दिया, सपोज मान लो एक्स बहुत ही सिंपल है, सिर्फ दो ही, सॉरी, हाउ टू कैलकुलेट दो का इनवर्स? अगर टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स कैलकुलेट करना आता है? सर अब याद नहीं है मतलब। ए बी सी डी, सपोज ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स ऐसे कैलकुलेट होता है। इनवर्स का वैसे फॉर्मूला होता था कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये याद आ रहा है? 12 में मैथ्स पढ़ी थी आपने? ट्वेल्थ में, यस सर। अच्छा, तब तो आपको आप पता होगा ये, मतलब थोड़ा याद आ जाएगा। और टू हाँ क्रॉस टू हाँ, का एडजॉइंट ऐसे निकलता था कि यू हैड टू लाइक एक्सचेंज दीज थिंग्स, और इन एक दोनों को नेगेटिव माइनस करना बीस। होता था, बस, करेक्ट।
तो हाँ जैसे डी और माइनस बी और इधर माइनस सी और ए हो जाता था, और नीचे डिटर्मिनेंट क्या होता था, डिटर्मिनेंट वाज जस्ट प्रोडक्ट कुछ। ऑफ, ऐसा हम्म। कि मतलब ए डी माइनस बी सी। राइट। तो ये इस तरीके से 2x2 का इनवर्स निकालने का मतलब, हाउ डू यू फाइंड आउट इनवर्स फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स इनवर्स। ये बस एक मैं बता रहा हूँ तरीका, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये इस तरीके से मैट्रिक्स निकलता है इनवर्स। फिर आपको वैसे जनरली क्या रहेगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन मेनी ओल्ड एसओए एग्जाम क्वेश्चंस एक्स एक्स प्राइम एक्स का इनवर्स, ये पार्ट आपको डायरेक्टली दे देंगे इन लोग, ये कैलकुलेट नहीं कराएंगे ये वाला, तो ये सीधा दे देंगे, तब आप बस आपको इधर का कैलकुलेशंस करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ठीक है। क्योंकि वरना किसी मैट्रिक्स का इनवर्स जैसे जैसे थर्ड ऑर्डर या उसके ऊपर का रहेगा अगर साइज ऑफ द मैट्रिक्स, तो फिर उसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उतना तो आपसे नंबर पंचिंग 12th की तो एग्जाम है नहीं है, तो नहीं कराएंगे इन लोग, ओके। बट स्टिल थोड़ा बहुत तो कराते हैं। ठीक है, तो बीटा हैट हम लोग सीख लिए क्या फॉर्मूला है उसका, क्वेश्चंस वगैरह मतलब ये कैलकुलेशन वाला चीजें आएगा, एंड इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल कि इतना इजीली ये निकल जाता है, देख रहे हो मतलब इतना ज्यादा क्लोज फॉर्म फॉर्मूला है, इतना डिफिकल्ट सा मॉडल का आंसर बस इतना ही है, तो कंसोलिडेट करके, हाँ वो अच्छा होता कंसोलिडेटेड है काफी, हाँ, तो मस्त है ये। तो ठीक है, क्वेश्चन वगैरह तो आप खुद से सॉल्व कर लेना। अच्छा, एक चीज और होता है कि इन्वर्टिबल कब बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स को, इन्वर्टिबल तब होता है जब अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वर्टिबल इफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो, ठीक है, ये ऐसी एक 12th की चीज है। है। डिटर्मिनेंट क्योंकि जीरो हो जाएगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो होने का मतलब मेरा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये एक छोटा सा ओके। पॉइंट है। आया ना समझ में, डिटर्मिनेंट नीचे वाला, अगर यस। डिटर्मिनेंट का नोटेशन ये होता था मतलब। मॉड हो गया कुछ। हम्म एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ देयर इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स याद है क्या होता है? तो बस पढ़ के याद आ जाता है, हम जो भी लिख रहे हो ऐसे याद नहीं है। इफ देयर इज अ डायगोनल मैट्रिक्स देन इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, हैंडराइटिंग आई डोंट नो क्या हो गया, मे बी आई डोंट राइट इनफ these days, then the inverse of the matrix is just the inverse of the diagonal elements, inverse of the diagonal elements. I'll show you an example what I mean. In पहला बार diagonal matrix होता है where only non-zero items are present here on the diagonal, rest डायगोनल everything बाकी is सारे। zero. Off diagonal elements are all zero. So if you have ओके। such kind of a matrix, मान लो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ 0 0 0 0 0 0, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हमारा x प्राइम x कुछ इस फॉर्मेट का आ जाता है, तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसका इनवर्स अगर ये मेरा x प्राइम x है, हम्म। तो इसका इनवर्स होगा जस्ट कि बीच वाले को इन्वर्ट कर दो, 1/2 1/3 1/4, ये 0 0 0 0 0 0, दैट्स इट। ओके। ये बहुत सिंपल हो जाता है, दैट्स व्हाट आई मीन। ठीक है, ये यहाँ पे इसके टाइप के भी क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने बता दिया ये वाला। फिर लास्ट में अब आपका फिटेड वैल्यूज कैसे निकलता है, फिटेड वैल्यूज, लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक आल्सो नाउ। फिटेड वैल्यूज जैसे पिछली बार आप कैसे निकालते थे, वाई हैट का वैल्यू कैसे निकलता है किसी एक इंडिविजुअल के लिए, अगर आपको एक्स आई का वैल्यू दिया हुआ है तो बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन हैट टाइम्स एक्स आई कर देते थे, तो वाई हैट का वैल्यू आ जाता था, यस और नो। राइट। किसी या। का अगर मुझे ये दिया हुआ है और मैंने ये दोनों खुद ही निकाल लिए, बीटा नॉट और बीटा वन, सैंपल को यूज करके एस्टिमेट कर लिया है, तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता था, है ना। तो वैसे राइट। प्रिडिक्टेड वैल्यू हमारे मॉडल में वो क्या होगी, वाई आई हैट
अब क्योंकि बहुत सारे हैं तो बीटा नॉट हैट जो हमने वो मैट्रिक्स वाले फॉर्मूला से निकाला ये सारा वैल्यू, बस जो भी यहाँ पे x1i प्लस बीटा टू हैट x2i प्लस बीटा थ्री हैट x3i प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके लिए हर एक x का वैल्यू मेरे को पता होना चाहिए, तभी मैं बता पाऊंगा। लास्ट में एरर कुछ नहीं होता, प्रेडिक्टेड वैल्यू में एरर नहीं आता है, ठीक है। यानी ये सारा जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दीज ऑल वैल्यूज आर एस्टिमेटेड ऑलरेडी, एंड जिस इंडिविजुअल के लिए आप मेरे को एस्टिमेट करने बोल रहे हो उसका मेरे को x का वैल्यूज बता दो, मतलब आई शुड नो दिस वेक्टर, राइट। तब मैं उसका प्रेडिक्टेड वैल्यू बता सकता हूँ, which is also called the fitted values. So that is about the fitted value, and if you remember the residual is a yi minus actual observed minus the fitted अच्छा। value. This is called the residual. जो मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया मान लो ऐसा कुछ, yi का वो पार्ट जो yi हैट के अंदर नहीं है, that is called the residual. This is the fitted value, this is the residual. What else? Let's see. I think now it will come to the interpretation. Yes, very important. Interpretation of these coefficients. What do you mean interpretation से? फर्स्ट चैप्टर में सीखे थे ना हम लोग इंटरप्रिटेशन वगैरह थोड़ा बहुत, नहीं सीखे थे क्या वहां पे? I don't think सीखे थे कि नहीं, बताना इंटरप्रिटेशन मतलब व्हाट इज बीटा, बीटा वन मान लो, बीटा वन का इंटरप्रिटेशन क्या था? मतलब इट डिफाइंस कि उसमें कितना चेंज आएगा एक्स में, वाई में, अगर एक्स चेंज हो रहा है। करेक्ट, इंटेंसिटी बताता है बेसिकली उसकी। उस वेरिएबल की इंपॉर्टेंस, सॉर्ट ऑफ कितना ज्यादा वो चेंज Importance लेके आ सकते हैं वाई के अंदर। हाँ, राइट। तो लेकिन शायद पूरा वैसे इंटरप्रिटेशन था नहीं इसमें, लेकिन मैं हाँ, समझा उसमें दूंगा। लिखा नहीं था हमने, मतलब वैसे है ना क्या कि कितना परसेंट एक वाई एक्सप्लेन हो रहा है एक्स वन की वजह से। हाँ, इम्पोर्टेंस बेसिकली, राइट। ठीक है, इंपॉर्टेंस नहीं है, सॉरी आई मैंने गलत वर्ड यूज किया, इंपॉर्टेंस नहीं बोलते हैं उसको, सिर्फ इतना ही कि मेरा एक्सपेक्टेड देखो, पहला चीज की वाई में चेंज नहीं है, एक्सपेक्टेड वाई में क्या चेंज आ रहा है वो होता है उसका इंटरप्रिटेशन। मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट डू आई मीन। तो इफ यू रिमेंबर दिस वाई आई वॉज बीटा नॉट प्लस, आई एम राइटिंग वाई आई इज बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस, प्लस हटा देते हैं एक बार, चलो इतना ही रखते हैं सपोज, प्लस ई आई। ये मेरे को वो एक्सप्लेन करना है कि आप ऐसा बोल रहे हो ना कि डी डी वाई डी वाई बाय, डी हाँ, आई, डी एक्स आई इज बीटा वन। नहीं गलत हो जाएगा ना ये थोड़ा सा, इसमें हमें क्या करना होगा ना, हम एक सेकेंड इसका, इसमें एक्सपेक्टेड क्यों बोलते थे, लेट मी रिकलेक्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ये तो होता नहीं है, मतलब डोंट रिमेम्बर, एक सेकेंड, ये वाला वैसे इसका अगर मैं बताऊं एक्सपेक्टेशन अगर ले लूं तो ई आई गायब हो जाएगा, राइट? राइट, एक्सपेक्टेशन ऑफ ये जीरो। हाँ, तो बाकी सारा ऐसे रहेगा। तो इसको ना बीटा वन को इंटरप्रेट ऐसे किया जाता है कि इट्स द चेंज इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई ड्यू टू द चेंज इन एक्स वन, सॉरी, मतलब कोई एक एक्स का वैल्यू चेंज हुआ तो क्या एक्सपेक्टेशन आपकी कि वाई में कितना चेंज आएगा, वो होता है बीटा वन। ये इंटरप्रेट
ये मतलब करेक्ट इंटरप्रिटेशन है सो टू से, लेकिन जनरली ऐसा ई ऑफ वाई नहीं बोल के हम लोग सीधा भी बोलते हैं, मतलब अगर नॉर्मली ऐसे भी मान ही लेते हैं कि ये बीटा है ना, बट लेफ्ट साइड वाला मोर करेक्ट है, मतलब आप इसी के साथ जाना। इसका लॉजिक जो मुझे अभी दिख रहा है वो शायद ये होगा कि एक्स जब 1 यूनिट से बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि मेरा ई का वैल्यू भी कुछ चेंज हो जाए, देयर कैन बी दिस केस, मे बी एरर भी थोड़ा चेंज हो जाए उस मोमेंट पे, क्योंकि एक्स थोड़ा चेंज हुआ है तो एरर्स खुद भी चेंज हो सकता है। तो इट्स नॉट कि डी आई डी एक्स आई जीरो है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। ये समझ आया, मतलब इस इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करते हो इधर तो जीरो हो जाता है, इधर बीटा वन बचता है, राइट? अगर इफ यू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स आई, तो पॉइंट ये है कि अगर ई आई का डिफरेंशिएशन अगर आप देखोगे डी ई आई डी एक्स आई, दिस मे नॉट बी जीरो, जिसकी वजह से हम लोग एक्सपेक्टेशन वाले इक्वेशन पे बात करते हैं, ना कि ऊपर वाले इक्वेशन पे। दैट इज हाउ आई थिंक अबाउट इट। मैं इस पे एक बार फिर भी कंफर्म करूंगा कि ये सही है क्या थॉट। ठीक तो है, एरर में लेकिन चेंज तो आना ही चाहिए एक्स आई की वजह से, मतलब हाँ सेम एरर थोड़ा ना रहेगा। मतलब बेसिकली नहीं, जो इसमें वाई और भी बन एक रहा है वो पॉइंट है। एक्स आई की, हम्म, बन तो उससे ही रहा है कि एक्स आई, जैसे कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे एक जॉब का एग्जांपल दिया तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो अगर हमने हम्म, सही वेरिएबल उठाया तो एरर तो कम हो गई, मतलब चेंजेस तो आएंगी उसमें। मतलब अगर हम जॉब वाला एग्जांपल लें, डिफरेंट चीजें लें, उसके कंपोनेंट्स अगर मल्टीपल में देखते हैं हम, हम्म। अगर उस सेंस से देखें। यहाँ तो एक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्स की वैल्यू चेंज होने पे क्या मेरा कुछ चेंज आएगा क्या, वो देखना है। अच्छा, लेकिन उसको एक बार आई कीप इट हम्म, ऑन होल्ड, एक बार मैं बताऊंगा उसको, ठीक है? अभी पहले ये मान लेते हैं कि ये सच है कि बीटा वन का इंटरप्रिटेशन ऐसे है, अगर हमारा लीनियर मॉडल है बेसिक, तो इसको अगर वर्ड्स में लिखूं मैं, बीटा वन इज इंटरप्रिटेड एज द एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स एक्स एक्स। तो इसको अगर बहुत जनरली लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो, जब मल्टीपल वेरिएबल होता है तो ये ऐसा हो जाता है, डी एक्सपेक्टेड वाई है, डी डेल्टा हो जाता है, ये मतलब इट्स कॉल्ड द हम्म, partial derivative that is equal to whatever beta you're talking about, beta j। ठीक है, राइट। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब पता है क्या क्या होता है? बाकी सेम, सबको हम कांस्टेंट रख रहे हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसके यस, अकॉर्डिंग। एवरी अदर वेरिएबल इज taken constant, this is called the partial derivative। it's like keeping other variables constant। हम्म, कहाँ सीखा है ये पार्शियल डेरिवेटिव? पढ़ाया तो नहीं जाता वैसे नॉर्मली, स्कूल्स में नहीं सर पढ़ाया जाता। 12th में ही था। हाँ, 12th में। आप कोलकाता से हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो यहीं से हूँ, बट मुझे लग रहा है मैंने 12th में ही पढ़ा है, या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। पार बट ये तो अच्छे से क्लियर है, मतलब पता है ये तो मुझे, शायद 12th में ही होगा फिर। अच्छा, डज दैट मीन आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई नहीं करी है? नहीं नहीं सर, पढ़ाई अच्छे खासा सीजीपीए आया है मेरा, बस अब याद नहीं है चीजें, वो अलग बात है। हम्म, सही है फिर तो। हाँ, तो ये था, यहां तक था कि हम अगर एक लीनियर मॉडल की बात करें, ठीक है? वैसे ये वाला वाज अबाउट दैट मॉडल जहाँ पे वाई आई इज बीटा नॉट प्लस बीटा वन टाइम्स एक्स वन आई प्लस बीटा टू एक्स टू आई प्लस डॉट डॉट डॉट, वो वाला मतलब बड़ा वाला एम एल मल्टीपल लीनियर मॉडल। अब ठीक है। अब एक और देखो फॉर्म हो सकता है, वाई आई मेरा जो रिलेशन है वो हम ऐसे भी तो डिनोट कर सकते हैं, लॉग वाई। कभी कभी ऐसा भी हम लोग नोटेशन यूज करते हैं, बीटा पी टाइम्स एक्स पी प्लस ई, ठीक है? ये विदाउट द आईज वाला है, मतलब ऐसे ही मैंने आई को स्किप कर दिया ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। ये क्या है इसमें डिफरेंट, बस ये कि आई हैव लॉग ऑन द लेफ्ट साइड, सो यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं है, इट्स द लॉग ऑफ रिस्पॉन्स। ये वाला मॉडल है जिसमें लेफ्ट साइड पे लॉग है, ठीक है? तो अगर लेफ्ट साइड पे मेरे लॉग है तो उस केस में मेरा बीटा का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है इस बार। इट्स नॉट सिंपली द चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, ऐसा नहीं है।
जो ऊपर वाला था उसमें क्योंकि y था इधर, इसलिए मेरा इट वाज सिंपली द चेंज इन एक्सपेक्टेड y ड्यू टू चेंज इन सम वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे इफ यू डू द सेम थिंग, मान लो यू टेक अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y ड्यू टू द चेंज इन एक्स जे, मान लो किसी एक एक्स जे के लिए, तो दैट विल कम आउट टू बी बीटा जे, राइट? राइट। हम्म। ये log ऑफ y, इसकी जगह क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/y यूजिंग चेन रूल, एंड देन यूल हैव dy, मतलब डेल y वैसे करके, dy नहीं, 1/y टाइम्स डेल y डेल एक्स जे, है ना? ये समझ आता है? ठीक है। log को डिफरेंशिएट एल किया तो एन वन बाय बाय के वाई, किया। हाँ हाँ। राइट। अब दैट मीन्स बीटा जे नाउ इज व्हाट, ये क्या, dy dxj, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट इज एक्चुअली टेलिंग मी व्हाट इज द चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन the xj value, and then divided राइट। by y, which means change by the initial value, which means it's a percentage change, isn't it? Isn't it? Percentage change यही होता है ना, change by the change by original value। राइट। ओके ओके। तो ये वो चेंज परसेंटेज आगे चेंज हो गया। नीचे ओरिजिनल वाला, हाँ ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो बीटा है मेरा, अगर हम कभी भी ऐसा कोई लॉग वाला मॉडल बनाए जिसमें लेफ्ट साइड पे लॉग है और राइट साइड में बाकी सारे वेरिएबल्स है, तो इसमें किसी भी एक बीटा का इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि वो मुझे ये बताएगा कि एक्स चेंज होने पे मेरा वाई के अंदर कितना परसेंटेज चेंज आने वाला है। सो यहाँ पे बीटा मतलब जे, कि वैसे इसको डायरेक्टली लिख कैसे दिया हमने एलन बाय को? एक साइड हम कुछ लॉग लगा रहे हैं तो दूसरी साइड भी कुछ, मतलब कैसे, ये कैसे ओ मॉडिफाई नहीं, किया आपने? इट्स जस्ट नहीं नहीं मॉडिफाई नहीं किया, इट्स जस्ट अ वे टू, क्योंकि मॉडल जरूरी नहीं है ना हमेशा वाई के टर्म्स में ही हो, कभी हाँ कभी हम लोग वो लॉग वाई ठीक है। लेके भी कर देते हैं। वो क्यों करते हैं मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपका जो वाई है ना वो एक अलग ही यूनिट्स में वर्क कर रहा है, मतलब वाई बहुत ज्यादा, उसमें मान लो स्केल बहुत ज्यादा है वाई की, तो उसको रिड्यूस करने के लिए कभी कभी हम लोग उसको लॉग यूज करके उसको मॉडल करते हैं। या फिर अगर आपका डेटा कुछ ऐसा है, आगे और देखेंगे कभी लॉग क्यों लेते हैं, और भी रीजन होता है लॉग लेने का, धीरे धीरे आप समझोगे। सपोज आपका वाई का वैल्यू ऐसे जा रहा है, एक्स बढ़ते रहता है तो वो ऐसे जाता है, तो अगर आपका डेटा ऐसा है, वाई हम्म। इधर है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, तो इस चीज के ऊपर लीनियर मॉडल फिट करना गलत है ना, वो कुछ ऐसा देगा मेरे को तो अच्छा फिट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यही वाई को ना लॉग वाई ले लूं, तो वो कुछ ऐसा सा रिलेशन आ जाएगा फिर अपने आप, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का ही तो लॉग लेने पे लीनियर हो जाता है ना। राइट। मतलब इट्स ठीक लाइक है। इफ सम थिंग्स आर रिलेटेड एक्सपोनेंशियली, इन दैट केस यू चूज टू टेक द लॉग ऑफ द वेरिएबल, ताकि वो थोड़ा लीनियराइज हो जाए, ठीक है, आइडिया वो होता है। तो बस इधर ये बोल रहा है कि कभी अगर आपको सर वीडियो कॉल हो गई आपकी मतलब? सर आपकी वीडियो पॉज हो गई थी अभी, मतलब आवाज बंद हो गई थी। अभी आ रही है क्या सही? हाँ जी अब आ रही है। और ये दिख रहा है जो मैं शेयर कर रहा हूँ? राइट। अभी तो दिख रहा है। हाँ, तो पावर कट हो गया यहाँ पे, तो मैंने अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट किया, ठीक है, सही है। तो देयर कैन बी केसेस वेयर योर मॉडल इज स्पेसिफाइड इन दिस फैशन, इन दैट केस आपका इंटरप्रिटेशन चेंज होता है, बस यही है कि इंटरप्रिटेशन विल डिपेंड ऑन हाउ द ठीक। मॉडल लुक्स लाइक। मॉडल कैन हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, इसको बोलते हैं, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन। ये एक वर्ड होता है, मॉडल ओके। स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मीन्स हाउ यू आर स्पेसिफाइंग योर रिलेशन। तो एक तो ये था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा था कि आपको ये बताना था मुझे कि ये एकदम नॉर्मल जिसमें वाई आई ही है, यहाँ पे लॉग वाई है, और एक और तीसरा आता है जिसमें दोनों तरफ लॉग है, मतलब लेफ्ट साइड पे भी लॉग है यानी वाई के अंदर भी लॉग है, और एक्स की तरफ वाले पे भी लॉग है, यानी बीटा नॉट प्लस बीटा वन लॉग ऑफ एक्स वन प्लस बीटा टू लॉग ऑफ एक्स टू प्लस डॉट 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 प्लस बीटा पी लॉग ऑफ एक्स पी प्लस ई। ये भी एक
फॉर्म हो सकता है जिसमें सब कुछ का लॉग ले रखा है हमने। इस केस में ओके। बीटा का क्या इंटरप्रिटेशन होगा? इस केस में ऐसा कुछ हो जाएगा कि करो डिफरेंशिएट, बताओ उसको क्या हो जाएगा। बीटा 1/x1 है। वाह, अब आ गई है, सही है। तो कर लो इसको, देखो लॉग, मतलब ये फिर से पार्शियल डेरिवेटिव ही होगा, पार्शियल ऑफ लॉग वाई अपॉन सम एक्स जे लेट से, ठीक है। तो वो वाला जो भी बीटा राइट। जे होगा वहां पे, नहीं लेट मी चेक, यहाँ पे वो जो टर्म होगा वो टर्म कैसा होगा, यहाँ पे कहीं पे बीटा जे होगा टाइम्स लॉग ऑफ एक्स जे होगा, ठीक है। इसको जब मैं एक्स जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो बीटा जे अपना बाहर आ जाएगा, और लॉग वन ऑफ बाय एक्स एक्स जे को कैसे होगा, दैट इज इट। राइट। अच्छा, तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/y और इधर हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स जे, है ना। और इधर बीटा राइट साइड में बाय मेरे को एक्स। सिर्फ बीटा चाहिए, तो इधर एक्स जे को ऊपर ले आऊं, इधर चलेगा ना। वो एक्स जे जो अंडरस्टूड। डिनोमिनेटर में था वो इधर आ गया ऊपर, है ना। तो अब ये जो ये है, ये वाला क्या है, इट्स डेल वाई डेल एक्स जे टाइम्स एक्स जे बाई वाई। हैव यू स्टडीड समथिंग कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? यस सर। का फॉर्मूला याद है बाय एनी चांस? चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी प्राइस, टाइम्स हाँ। पी बाई क्यू, पी ऐसा बाय कुछ, कुछ, ओके। ऐसा ही था क्या पी का? तो ये क्या है, चेंज इन क्यू यानी चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स विच इज योर प्राइस टाइम्स पी बाई क्यू यानी एक्स बाई वाई। यानी बीटा जे इधर क्या होता है, इट्स द इलास्टिसिटी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स जे, दैट्स हाउ यू इंटरप्रेट बीटा जे इन सच काइंड ऑफ अ मॉडल। ओके। इट्स लाइक द परसेंटेज चेंज इन वाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एक्स। क्योंकि सेम चीज को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डी वाई अपॉन वाई बाई डी एक्स जे अपॉन एक्स जे इक्वल्स बीटा जे, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे भी। राइट, ठीक है। मतलब ये जो न्यूमरेटर वाली एक्स जे वैल्यू है उसको मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले आ सकता हूँ, तो वो अल्टीमेटली और बात सेम ही है, राइट। राइट। तो ऊपर वाला अब क्या है, इट्स व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज चेंज इन वाई अपॉन द परसेंटेज चेंज इन एक्स, ऐसे भी सोच सकते हैं इसको। ये ऊपर वाला क्या है, इट्स जस्ट परसेंटेज चेंज इन वाई अपॉन द परसेंटेज चेंज इन एक्स। तो मतलब क्या है इसका, इसी चीज को तो इलास्टिसिटी का डेफिनेशन यही होता था ना। सो इट्स कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ y with respect to the variable xj, ठीक है। That is the राइट। interpretation of beta j in this model. Which model? Where you have both sides में log log. लॉग, ओके। हाँ, तो that is this interpretation. Now next is your ANOVA table. Is it okay if I continue the class for a bit? यस सर, नो वरीज। Okay. ANOVA table पिछले वाला याद था क्या, क्या है? तो उसमें होता था source of variation, then you had the sum of the squares, then you had देन degrees of डिग्री ऑफ freedom, मीन स्क्वायर।
मीन स्क्वायर, और लास्ट में एक एफ का भी होता था। तो सोर्स कैन बी इधर रिग्रेशन और यू कैन हैव और रेसिडुअल, एंड देन टोटल होता था इन दोनों का, राइट, विच में लाइन सम ऑफ द स्क्वायर्स, इसको हम लोग बोलते थे रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स, और इसको बोलते थे रेसिडुअल। रेसिडुअल पूरा बोलते नहीं थे एक्चुअली, आरएसएस ही बोल देते थे। और टोटल को टीएसएस। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता था इसका? 1 रिग्रेशन का। वो 1 इसलिए होता था क्योंकि उधर एक ही एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कंस्ट्रेंट, होता था। हाँ। सर इसका क्या होता था, मुझे आरएसएस का तो याद है, 2 कंडीशन होती थी ना, समेशन ये है और समेशन ये है, एक्स आई को हमें वो करना होता था, तो दैट्स व्हाई एन करेक्ट माइनस टू करेक्ट करते। करेक्ट करेक्ट, तो यहाँ पे भी वही इसका है क्यों लाइक। होता था सर? किसका? 1 टीएसएस। क्यों होता था? वन वन का कुछ नहीं होता था, वन का यही था कि क्योंकि टीएसएस का हमें याद था कि वो n-1 होता है। ठीक ये है। पता है टीएसएस का और n-1 क्यों होता था? क्योंकि किसी भी वेरिएबल को ये तो सेटिस्फाई करना ही होगा ना, सम ऑफ दिस इज होता 0। है ना टीएसएस, हाँ। टीएसएस का हमेशा n-1 रहता है, और आरएसएस का इसलिए होता था क्योंकि आपको जो आपने बोला वही कि समेशन ऑफ ई और समेशन ऑफ 2 ई कंस्ट्रेंट। एक्स ये दोनों जीरो होना ये चाहिए, ये हम लोग को नॉर्मल इक्वेशन से मिलता था। राइट। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ठीक लिखते है। थे एन माइनस, नहीं क्या लिखते थे हम लोग, n-2। बेसिकली एन n माइनस वैल्यूज टू में और से दो उसका हम 1। अपने मन से चूज नहीं कर सकते, और इसका 1 लिखते थे। राइट। तो इस केस में क्या होगा, जो हम लोग, अगर आप उसको वैसे सोचो तो आप कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? एक बार डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट, फिर आप एक बार बीटा 1, फिर बीटा 2, एंड ऐसे करके बार बार करोगे। इफ यू रिमेंबर, ये इक्वेशन तब आता था जब हम लोग इसको ई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट हैट। फिर दूसरा वाला तब आता था जब हम लोग इसको सम ऑफ ई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 हैट। यानी 2 बार डिफरेंशिएट करी तो 2 कांस्टेंट मिले। अब हमें इस बड़े वाले मॉडल में कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? p+1 नंबर ऑफ टाइम्स, इजंट इट? कितनी राइट, बार? p+1, p तो प्लस यानी वन उतनी बीटा। डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स होंगी, तो यानी मेरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उतना ही कम हो जाएगा हमारे वाले केस में। राइट। कितना कम हो जाएगा? n माइनस दिस मेनी इक्वेशन विच इज p+1। और अगर इन दोनों को आप साथ में देखोगे आप, तो ऊपर कितना होना चाहिए फिर? अगर ये n-1 और ऊपर इधर n-p+1 है, इधर p होना चाहिए ताकि ये जो n-p वाला p है वो हाँ। कट जाए और नीचे n-1 आ जाए। ठीक है, तो यही है इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और द मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विल बी जस्ट रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइड बाय p, और इधर हो जाएगा RSS डिवाइडेड बाय n-p+1। और f क्या होता था? ये दोनों का रेशियो है ना, ये लिखूंगा नहीं, इन दोनों का रेशियो है, अभी भी वही सेम डेफिनेशन है f की। रिग्रेशन में। हाँ, या फिर जगह है लिख ही लेते हैं, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइड बाय p, फिर होल आरएसएस। डिवाइडेड बाय RSS डिवाइड बाय n-p+1। ठीक है, ये f है। f का वो वाले मॉडल में क्या इंटरप्रिटेशन था, क्यों f क्या काम आता था? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए ना, बीटा नॉट इक्वल टू 0। बीटा 1 के लिए ना, मतलब जो हमारे हाँ हाँ, प्रेडिक्टर्स हैं सॉरी, क्या बीटा वो माय वैल्यूएबल है? बैड। बीटा 1 0 राइट, मुझे वर्सेस बीटा 1 नॉट 0। बीटा ठीक है, 1 नॉट 0। अब इधर इधर भी तो इट वाज कॉल्ड द सो कॉल्ड सिग्निफिकेंस टेस्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिग्रेशन वाला टेस्ट है ना इसको। अगर मैंने उस टाइम नहीं बोला तो अभी बोल देता हूँ, इट्स कॉल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिग्रेशन टेस्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिग्रेशन इज अ फ्रेज। क्या वो रिग्रेशन का कोई काम है? अगर बीटा 1 ही 0 आ रहा है तो यानी कोई रिग्रेशन का कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं मेरे को, क्योंकि एक्स का कोई रिलेशन निकल के आ ही नहीं रहा वाई के साथ। तो इज द रिग्रेशन सिग्निफिकेंट, वो टेस्ट करता है वो। इट्स कॉल्ड टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिग्रेशन, ऐसे लिख देते हैं, टेस्टिंग ओके। द। अब वही सेम इस पिछली बार, क्योंकि एक ही वेरिएबल था तो ये दैट वाज द सिंपल लीनियर मॉडल SLM। अब जब मल्टीपल लीनियर मॉडल MLM की बात करें तो बस हमारा H0 इस बार क्या होगा कि मेरे सारे वेरिएबल्स बेकार है, बीटा 1, बीटा 2,
ये सारे एक साथ बेकार है, बीटा 3 डॉट 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 अप टू बीटा पी, दे टुगेदर दे आर जीरो, वर्सेस ओके। एनी वन ऑफ देम इज नॉट जीरो। सो नॉट एच नॉट का मतलब है कोई ना कोई तो नॉन जीरो है। ये चीज मेरे को एफ सीधा बता देगा, समझ रहे हो? हम्म। इस बार एफ मेरे को बताया कि क्या मेरे सारे वेरिएबल्स एक साथ बेकार हैं या नहीं है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर मेरे को इंडिविजुअली चेक करना है तो एक और तरीका क्या होता था टेस्ट करने का कि ये जीरो है कि नहीं है? What was the other test that you could use to check whether the beta is zero or not? टी टेस्ट, बट वो Yes, तो अलग t-test. वैल्यू के लिए होता है ना, अपार्ट फ्रॉम जीरो के लिए। हाँ, नहीं नहीं, वो जीरो के लिए भी होता है और बाकी दूसरे वैल्यूज के लिए भी वो हो सकता है, ये सिर्फ जीरो के लिए होता है। ठीक है, ओके। हाँ वो जीरो के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप या एफ को सारे एक साथ चेक करने के लिए यूज करते हो और इंडिविजुअल के लिए फिर से यू गो बैक टू द टी टेस्ट। मतलब अगर आपको मैं ये पूछूं कि अगर आपका एच नॉट इज बीटा 1 इक्वल जीरो, तो यू कैनॉट यूज द हम्म। एफ टेस्ट। ठीक है, दैट्स व्हाट आई मीन। मतलब हियर इवन दो ये जीरो है, लेकिन क्योंकि आप मल्टीपल लीनियर मॉडल में हो तो एफ आपको ये नहीं बताएगा, एफ सिर्फ ये बताएगा कि सारे एक साथ जीरो होंगे, उसका क्या अरे प्रोबेबिलिटी ठीक है। ओके। हम्म। है। एंड नोट दैट हियर वी डोंट टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरसेप्ट वाला। ये टेस्ट सिर्फ आपको एक्स वेरिएबल्स वाले जितने कोफिशिएंट्स है उनकी बात करता है, क्योंकि इंटरसेप्ट के साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं ना, उसकी हम लोग सिग्निफिकेंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग बाकी सब की बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस की। ओके, तो ये नॉट एच नॉट इज बेसिकली एटलीस्ट वन ऑफ द बीटा जेज इज नॉन जीरो। क्लियर? और अगर आपको ऐसा कुछ इंडिविजुअल टेस्ट करना है तो you'll have to go back to the t टी test, टेस्ट। not f, because f is for all at once. ओके। हम्म। ठीक है, मे बी these notes can help अगर आप लोग यूज करोगे बाद में। ओके, अब एक बात बताओ, अगर आपका f टेस्ट रिजेक्ट हो जाता है तो उसका ये मतलब है कि कोई ना कोई तो वेरिएबल मेरा काम का है मॉडल में, राइट? राइट। लेकिन कौन सा है वो नहीं पता चलेगा। कौन सा है वो पता करने के लिए मुझे फिर से ये टी टेस्ट की तरफ जाना होगा। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट है कि एच नॉट अगर रिजेक्ट हो भी जाए, मुझे ये पता है कि उस रिग्रेशन इक्वेशन में कोई ना कोई वेरिएबल तो मेरा काम का है, लेकिन कौन सा है वो नहीं पता। एफ का यहाँ पे वैसे मतलब मल्टीपल के लिए तो सॉर्ट ऑफ एफ इतना रिलायबल नहीं हुआ, हुआ मतलब रिलायबल, मतलब एफ इसलिए इनकम्प्लीट रिलायबल, है। थोड़ा इनकम्प्लीट है हाँ, बट रिलायबल है हाँ, क्योंकि वो एक बार रिलायबिलिटी। मैं आपको अनोवा टेबल, क्योंकि कोई भी सिस्टम में आप देखोगे ना, कोई भी सॉफ्टवेयर हमेशा हम्म। आपको अनोवा टेबल देता है, तो उससे आप एफ देख के एक आइडिया लगा सकते हो कि इज योर रिग्रेशन पूरा यूजलेस या नहीं। ठीक है। हाँ, ओके। वैसे एट एफ ए का काम ग्लांस है देखना हो तो हाँ ठीक है। एट अ ग्लांस। हाँ करेक्ट, ठीक है। हम्म। हम्म, अगला टॉपिक और क्या है? Just one last thing before we end. Coefficient of determination. What is this? सर इट डिफाइंस द परसेंटेज की कितना मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है वेरिएशन। Good. So this was just regression sum of squares by total sum of squares, टीएसएस राइट। which is also called 1 minus RSS by TSS. ठीक है, ये तो कुछ अलग है नहीं. Interpretation is still the same. It's the proportion of variation in the response variable, which is explained by the entire model. But it's no longer the, if you remember, I told this, right? In the राइट। simple linear model. But it's not true anymore. Not true for the multiple linear model. क्योंकि उधर सिर्फ दो ही वेरिएबल थे तो वो क्लियरली वैसा हो रहा था, बट यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन है नहीं। ठीक है,
अगला है कि ये है कि इट्स आर स्क्वायर कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज द कोरिलेशन बिटवीन वाई कॉमा वाई हैट, इन दोनों का कोरिलेशन का स्क्वायर है ये सोच सकते हो आप। ये तो हमेशा ट्रू रहेगा, पिछले में भी ट्रू था, अभी भी ट्रू है। व्हाट इज द कोरिलेशन ऑफ वाई एंड वाई हैट, विच इज बेसिकली कि वाई एक्चुअली कितना है और वाई हैट, इन दोनों का कोरिलेशन, जितना ज्यादा कोरिलेशन है मतलब उतना बेटर मेरा आर स्क्वायर है, राइट? बेटर है, राइट, मॉडल सही फिट वही। किया। हम्म। ओके, दैट्स इट अबाउट these things. अगले में फिर now we'll move to the distribution of the least square estimator, which is distribution मतलब अब बीटा का क्या distribution and so on. Thereon we'll move to the t test and वगैरह वगैरह। तो अभी के लिए आप you can complete till page number if at all, अगर हो सके तो। It will be till page number 113 हाँ, till page 113 you can cover. So this marks page 113. From there we'll start Okay. अभी। तो आज तो आप ऐसे भी इसको कवर नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए फिर क्लास कब रखें, मतलब इस वीक व्हेन इज इट फाइन? सर इस वीक ट्यूसडे वेडनेसडे मुझे ऑफिस जाना है पक्का। ओके, उसके बाद आप कभी भी देख लो। ट्यूसडे वेडनेसडे जाना है ना, तो कल कल कर लेते हैं क्लास। आज तो कल ही सर करता कल हूँ भी फिर मैं। मेरा, कल मुझे, आज मुझे रात को कहीं जाना है, तो आई वोंट बी बैक। कल मैं ऑफ पे भी हूँ। आई एम सो सॉरी। उसके तो मतलब कल, ट्यूसडे अच्छा अच्छा, वेडनेसडे ऑफिस है, उसके बाद से थर्सडे फ्राइडे ठीक है, इफ दैट ठीक है फिर सूट्स यू। थर्सडे फ्राइडे रखते हैं। या ओके, आई कैन कीप 2 क्लासेस वैसे।